नमस्कार साथियों। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या होगी, कौन कौन से देशों के अंदर ये फैली हुई थी, हमारे भारत के अंदर किन किन राज्यों के अंदर फैली हुई थी, ये इन सभी की चर्चा हम करेंगे। चलो तो इसकी विशेषता हम देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या थी? विशेषता की अब हम चर्चा करें तो विशेषता, पहली विशेषता देखिए तो ये कांस्य युगीय सभ्यता थी। कौन सी साथियों थी ये? कांस्य युगीय सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी साथियों? ये कांस्य युगीय सभ्यता थी। दूसरी इसकी विशेषता देखिए तो ये नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता थी। कौन सी थी साथियों? नगरीय सभ्यता थी। तो ये नगरीय सभ्यता क्यों थी, आप क्यों कह रहे हैं? इसका इसके मतलब क्या प्रमाण मिले हैं जिस आधार पर हम नगरीय सभ्यता कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जो मकान मिले हैं ना, वो ईंटों के बने हुए थे। ईंटों के बने हुए थे। जो मकान मिले हैं ना, वो ईंटों के बने हुए थे। ठीक है। फर्स्ट बात तो ये कि ये ईंटों के बने हुए थे। दूसरी बात कि ये उनका घर का दरवाज़ा है ना, घर का दरवाज़ा दरवाज़ा सहायक सड़क पर ओपन होता था, सहायक सड़क पर खुलता था। भाई और बहनों, जो इनका घर का दरवाज़ा था वो सहायक सड़कों पे ओपन होता था। और सड़कों के जो चारों ओर, नहीं सॉरी सॉरी, दोनों तरफ जो नालियाँ होती थी ना, वो लकड़ी से ढकी हुई थी। नालियाँ लकड़ी से ढकी हुई थी, फाटकों से ढकी हुई थी। आपने क्षेत्र में अपने आधार पर कहा जाए तो वो फाटकों में। अब ये देखा जाए कि ये सभ्यता पूर्व और पश्चिम दो भागों में फैली हुई थी। कौन से भागों में फैली हुई थी? पूर्व और पश्चिम भागों में फैली हुई थी। दो भागों में ये फैली हुई थी। ठीक है। तो ये पूर्व भाग था वो अवर्गीकृत था, जबकि ये पश्चिम भाग था ये वर्गीकृत था। ठीक है। दो प्रकार के आधार पर थे। ये पूर्व भाग था और एक पश्चिम भाग था, मतलब भाग दो ही मिले हैं, जिसके एक भाग तो पूर्व था और एक पश्चिम भाग था। जो पश्चिम भाग था वो तो अवर्गीकृत था और पश्चिम भाग था वो वर्गीकृत था। पूर्व भाग अवर्गीकृत था। ठीक है। तो इसमें जो वंश चलता था वो किस प्रकार का था? वंश चलता था तो वंश मात्र शतात्मक चलता था। मात्र शतात्मक वंश चलता था। इसकी ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन 3-4 बार पूछा गया है। कांस्टेबल लेवल के आधार पर देखा जाए तो बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद में इसकी लिपि देखी जाए ना, तो लिपि का 4 नाम मिलते हैं हमें। एक तो मिलता है भावचित्रात्मक, भावचित्रात्मक मिलता है। दूसरा मिलता है सर्पिलाकार। तीसरा मिलता है गोमूत्राकार। और चौथा मिलता है बुष्टोपेदम। ये 4 प्रकार के नाम मिलते हैं। एक ही लिपि के नाम है भावचित्रात्मक, सर्पिलाकार और गोमूत्राकार और बुष्टोपेदम। और ये लिपि लिखी जाती थी दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, यानी कि ये सर्पिलाकार में लिखी जाती थी। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, बाएं, ये इस प्रकार सर्पिलाकार में लिखी जाती थी। ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इस पर ध्यान देना है। चलो इन मतलब यहाँ के जो नगर में जो इंसान बसते थे वो किस प्रकार के विश्वास करते थे? ये विश्वास करते थे पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे। ठीक है। पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे। ये उनकी बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट पहलू है हमारे सामने। पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे और बलि प्रथा का प्रचलन था। ठीक है। यहाँ जो व्यापार था, व्यापार प्रधान सभ्यता थी। यानी कि जो यहाँ के लोग थे वो व्यापार करते थे। यहाँ के लोग जो थे वो बलि दिया करते थे।
यहाँ के लोग है ना वो पुनर्जन्म पे विश्वास करते थे। और वो व्यापार है ना, व्यापार प्रधान सभ्यता है जब व्यापार वस्तु विनिमय पर आधारित था। व्यापार था वो वस्तु विनिमय पर आधारित था। साथियों, ये बहुत ही बड़ा पहलू हमारे सामने न उभर कर आया कि वस्तु व्यापार प्रधान सभ्यता थी। व्यापार भी किस प्रकार का था? व्यापार वस्तु विनिमय पर आधारित था। मापतोल की इकाई सबको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मापतोल की इकाई 16 के गुणज के आधार पर थी। 16 के गुणज के आधार पर थी व्यापार मापतोल की इकाई। ठीक है ना, ये भी हमारे सामने बहुत बड़ा प्रश्न उभर कर आ रहा है। चलो इसमें अब देखा जाए तो भारतीय पुरातत्व विभाग यानी कि जो पुरानी सभ्यताओं को खोजना, जीवाश्मों की जांच करना, उस आधार पर जो पुरातत्व विभाग था, भारतीय पुरातत्व विभाग, भारतीय पुरातत्व विभाग की सभ्यता भारतीय पुरातत्व विभाग है जो सभ्यताओं के बारे में जानकारी रखता था। इसलिए आधार पर मतलब जो भी खोज होती थी वो पुरातत्व विभाग की अफसर ही हुआ करते थे। चलो इस पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की? ये पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 के अंदर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कनिंघम ने की थी। अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। साथियों, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी, 1861 के अंदर। ठीक है ना, ये क्वेश्चन मोस्ट बन जाता है क्योंकि ये क्वेश्चन आता है बहुत बार। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता अब देखा जाए तो कौन कौन से देशों में फैली हुई थी? देश बताना है कि हमें कौन कौन से देशों के अंदर ये सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता 3 ही देशों के अंदर फैली हुई थी। पहला तो आ गया भारत, दूसरा आ गया पाकिस्तान, तीसरा आ गया अफगानिस्तान। क्वेश्चन पूछा जाता है भाई साहब बहुत बार, अफगानिस्तान। ठीक है, पहला आता है भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है, अब भारत के अंदर कौन कौन से राज्यों के अंदर फैला हुआ था? तो भारत के अंदर 8 राज्य हैं, उनके अंदर ये सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। देख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ये 8 राज्यों के अंदर भारत के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। अब सिंधु घाटी सभ्यता का आकार किस प्रकार का था? यानी कि सिंधु घाटी है सभ्यता थी, उसका आकार किस प्रकार का था? तो आकार सभी को पता होना चाहिए कि त्रिभुजाकार में ये सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। ये याद रखना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने ये भी आ रहा है कि इस सभ्यता का कुल कितने किलोमीटर के अंदर ये फैली हुई थी? तो ये देखी जाए तो ये कुल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर के अंदर ये फैली हुई थी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने बनकर आ रहा था, ताकि इसकी कुल कितने किलोमीटर में ये फैली हुई थी? तो ये 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में ये फैली हुई थी। इस सभ्यता का रहस्यमय मतलब इसकी खोज रहस्यमय तरीके से पहले सर्वप्रथम किसने की थी? सिंधु घाटी सभ्यता की पहले रहस्यमय उद्घाटन किसने किया था इसका? ये कहा जा सकता है रहस्यमय उद्घाटन। यानी कि उनको ध्यान नहीं था कि इस प्रकार की सभ्यता हो सकती है, लेकिन शुरुआत में ये वहाँ पर उनको मिला था। यानी कि जॉन बर्टन और विलियम बर्टन थे। उनको ये इसका सबसे पहले उत्खनन किया था। उत्खनन नहीं किया था, यहाँ पर रहस्यमय उद्यान उनके द्वारा किया गया था। ठीक है, उसके बाद में हम आगे ये देखते हैं कि इसकी जो लंदन वीकली के अंदर प्रकाशन किया था, तो लंदन वीकली के अंदर 1924 में पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष जॉन
मार्स ने 1924 में इस सभ्यता को लंदन वीकली के प्रकाशन किया था। उसके बाद में ये दुनिया के सामने आई थी कि भारत के अंदर भी इस प्रकार की सभ्यता है। जो कांस्य युगीय सभ्यता थी, नागरीय सभ्यता थी, ईंटों के बने हुए मकान मिले हैं, उस आधार पर नालियाँ ढकी हुई मिली है, सहायक सड़कों पर उनके मैन गेट का ओपन हुआ करता था। मतलब इस प्रकार की दुनिया के सामने ये आया था। अब ये सामने आता है कि भाई क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता है, उसका उत्तर में जो शहर बसा हुआ था वो कौन सा था? उत्तर में जो शहर बसा हुआ था वो शहर मांडा था। कौन सा शहर बसा हुआ था? उत्तर में मांडा बसा हुआ था। और दक्षिण में जो नगर आता था वो देमाबाद के नाम से था। देमाबाद जो महाराष्ट्र के अंदर फैला हुआ था, ठीक है। और जो पूर्व के अंदर जो था वो आलिमगीर था। कौन सा था? आलिमगीर था, ठीक है। और जो पश्चिम में जो भाग था वो सूत कागेडोर नाम से था। सूत कागेडोर, ठीक है। तो उत्तर में था वो मांडा था, दक्षिण में था वो देमाबाद था, और पूर्व में था वो आलिमगीर था, और पश्चिम था वो सूत कागेडोर था। जो सूत कागेडोर है वो बलूचिस्तान के अंदर था, ठीक है। तो अब हमने इसकी जो विशेषता थी वो हमने पढ़ ली। इसका आकार क्या है, वो कौन कौन से देशों के अंदर फैली हुई है, और वो इसकी रहस्यमय उद्यान किसने किया था, ठीक है। इसकी मापतोल की इकाई क्या है। तो उसके बाद में अब हम देखते हैं कि इनके स्थल जो इम्पोर्टेंट स्थल्स है जिनकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बार बार, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा। पहले हम हड़प्पा सभ्यता जो स्थल है, स्थल के अंदर पहले हम हड़प्पा शहर था। उस शहर था उसकी विशेषता, उसके बारे में पढ़ेंगे। जो हड़प्पा शहर था उसकी विशेषता, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये हड़प्पा वो कहाँ है? अब वर्तमान में ये पाकिस्तान के एक ज़िला है, माउंट गोमरी, यानी कि इसका नाम है माउंट गोमरी। यानी कि वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर माउंट गोमरी जिला है। वहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का ये हड़प्पा शहर स्थित है। वो रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। ये हड़प्पा स्थल है वो रावी नदी के किनारे है, ठीक है। और इसका खोजकर्ता दो थे भाई और बहनों। खोजकर्ता वो दो थे। कौन कौन से थे? एक तो दयाराम साहनी और माधव स्वरूप, ठीक है। दो थे खोजकर्ता, एक तो थे दयाराम साहनी और एक थे माधव स्वरूप थे, ठीक है। उसके बाद में इनकी खोज कब की थी? ये दोनों ने खोज की थी 1920-21 के अंदर। दोनों ने खोज की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी और माधव स्वरूप ने की थी। ये सभ्यता की खोज 1920-21 के अंदर की थी। इस हड़प्पा सभ्यता की विशेषता क्या है? विशेषता पढ़ते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के ये हड़प्पा शहर है ना, इसको तोड़ द्वार या प्रवेश द्वार कहते हैं। इस सभ्यता हड़प्पा सभ्यता को क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता को क्या कहते हैं? तोड़ द्वार या प्रवेश द्वार कहते हैं। यहाँ पर सर्वाधिक लेख युक्त मोहर मिली है। यहाँ पर सर्वाधिक लेख युक्त मोहर मिली है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि भाई हड़प्पा सभ्यता के अंदर लेख युक्त सर्वाधिक मोहर मिली है, जबकि सर्वाधिक मोहर मोहनजोदड़ो से मिली है। यानी कि दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना कि सर्वाधिक लेख युक्त मोहर तो मिली है हड़प्पा से, और सर्वाधिक मोहरें मिली है वो सिर्फ मोहनजोदड़ो से मिली है। हड़प्पा की दूसरी विशेषता है कि ये सबसे विकसित शहर था। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विकसित
विकसित शहर था। ये शहर था जो हड़प्पा शहर है वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विकसित था, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी भी बोलते हैं। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी बोलते हैं क्योंकि ये शहर सबसे ज़्यादा विकसित था। ठीक है, यहाँ पर इक्का गाड़ी मिली है, यहाँ पर इक्का गाड़ी मिली है। ठीक है ना, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पर नटराज की मूर्ति मिली है, ठीक है। यहाँ पर एक यहाँ पर एक मूर्ति घाट मिला है, मूर्ति घाट मिला है जिसको नाम दिया गया R37। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको गाइडों के अंदर ये क्वेश्चन नहीं मिलेंगे भाई और बहनों। और जो वर्तमान में अपडेट हुआ है, वर्तमान में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी आधार पर लिए जा रहे हैं, अन्यथा वो पहले किताबों में इस प्रकार के मेरे हिसाब से अब भी गाइडों के अंदर ये इस प्रकार के नहीं मिलेंगे आपको। मूर्ति घाट मिला, उसको नाम R37। एक 1935 के अंदर एक मूर्ति घाट और मिला था, उसको नाम दिया गया एच नाम दिया गया। दो मूर्ति घाट मिले थे, उसको पहले वाले का तो R37 नाम दिया गया था, दूसरा 1935 के अंदर मिला था, उसे एच नाम दिया गया। अब चलो मोहनजोदड़ो एक विशेष मोहनजोदड़ो दूसरा शहर है। ये मोहनजोदड़ो भी बोलते हैं, ये मोहनजोदड़ो भी बोलते हैं। ये पाकिस्तान के लड़काना ज़िले के अंदर है, लड़काना ज़िले के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर स्थित है। ये लड़काना ज़िले के अंदर स्थित है। और इसकी खोज किसने की थी ये सभी को पता होना कि राखालदास बनर्जी ने की थी। किसने की थी भाई और बहनों? राखालदास बनर्जी ने की थी, 1922 के अंदर की थी। ठीक है ना, इसको विशेष तौर पर याद रखना कि इसकी खोज किसने की थी? राखालदास बनर्जी ने की थी, 1922 में की थी। ये कहाँ स्थित है? लड़काना पाकिस्तान के अंदर स्थित है। तो यहाँ पर मैंने पहले भी बता दिया कि यहाँ पर सर्वाधिक विशेषता है, यहाँ पर सर्वाधिक मोहर मिली है। सर्वाधिक लेख युक्त मोहर हमें हड़प्पा से मिली है, सर्वाधिक मोहर मोहनजोदड़ो से मिली है। दुनिया में थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो जाना, जो शुरुआत में फर्स्ट बार पढ़ता ना उसमें थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। उसके बाद में दूसरा है कि विशाल स्नान घर मिले हैं, यानी कि स्नान घर कहाँ से मिले? विशाल स्नान घर हमें मोहनजोदड़ो से मिले हैं। विशाल स्नान घर, भाई स्नान घर मिले, वो विशाल स्नान घर मिले। चलो इसके अंदर आपको साइज क्या थी इसकी? 39x23x8 इस प्रकार की इसकी साइज थी। ये आपको क्वेश्चन गाइडों में नहीं मिलेंगे इस प्रकार की। सर्वाधिक मोहर मिली है, विशाल स्नान घर मिले, इसकी खोज राखालदास बनर्जी ने की है। स्वास्तिक चिन्ह के अवशेष मिले हैं, स्वास्तिक चिन्ह के अवशेष मिले हैं। स्वास्तिक चिन्ह के अवशेष मिले हैं यहाँ। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाता है कि ये वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कि एक टीला मिला है मोहनजोदड़ो के अंदर, इसमें 21 कंकाल प्राप्त हुए। कितने कंकाल प्राप्त हुए? 21 कंकाल प्राप्त हुए हैं। 21 कंकाल प्राप्त हुए, जिसके कारण इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है, इसलिए इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। ठीक है, नहीं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर एक टीला मिला था, उसके अंदर 21 कंकाल मिले हैं और इसलिए इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। ठीक है, और इसकी दूसरी विशेषता है कि ये क्षेत्रफल और जनसंख्या भी मोहनजोदड़ो में सबसे ज़्यादा थी सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर। और जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों के आधार पर देखा जाए तो मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा शहर था और सबसे विकसित शहर हड़प्पा था। ठीक है ना, ये इसको मतलब इसको एक चीज़ और कहा जाता है, इसे कहा जाता है नखलिस्तान और सिंध का भाग कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सिंध का भाग कहा जाता है।
बाग कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? नकलिस्तान भी कहा जाता है और सिंध का बाग भी कहा जाता है। यहाँ पर एक मोहर मिली है पशुपति शिव की मोहर मिली है।